अनदर वीडियो। आज हम लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट 3 है वो हम पढ़ाने वाले हैं। उसका क्या नाम है? रेस्पिरेशन। तो पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं कि हम 2 प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये है थर्ड टॉपिक, रेस्पिरेशन। Respiration is defined as the process in which living beings utilize the energy which we get from food is called respiration। तो respiration का जो प्रोसेस है उसका मतलब क्या हुआ? वो जो प्रोसेस है उसके माध्यम से हम जो खाना खाते हैं उसको यूटिलाइज करके हम अपने बॉडी में एनर्जी बनाते हैं और उस एनर्जी को ही हम यूटिलाइज करते हैं अपना मस्कुलर वर्क डन के लिए। यही है अपना काम। ओके, तो इसमें बहुत सारे मतलब स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से 3 मेन स्टेप्स है। एक है ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स हम मेनली खाते हैं उससे हम पाइरुवेट बनाते हैं। दिस जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। अब ये है जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से ग्लूकोज से पाइरुविक या फिर पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड बना। अब ये जो पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड का क्या होता है? ये जो पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड है ये अपना क्रेब साइकिल में जाके उससे भी एनर्जी देता है। ये हम बाद में बताएंगे, ये अभी नहीं है, ये क्लास 12 में है। उसके बाद आता है हम लोग का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो हम जानते हैं कि इन्वॉल्व्स क्या? गैसियस एक्सचेंज, मेनली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ द CO2। इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। और एक है ब्रेकडाउन ऑफ द सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज के लिए ब्रेकडाउन ऑफ द सिंपल फूड, इसको क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हम जानते हैं। अब चलिए दूसरे में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं? एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा जो मेनली होता है वो है ऑक्सीजन का प्रेजेंट में होता है। इसका जो एनर्जी गेन है ये बहुत ज्यादा है। इससे हम 38 ATP मिलता है कुल मिलाकर, सब मिलाकर। अब और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो यील्ड है वो बहुत कम है। वो टोटल हम लोग को 2 ATP मिलता है। तब ये कहाँ कहाँ होता है इसका तो बहुत अच्छी तरह से चार्ट का फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस में जाता है तो वो 6CO2 + 6H2 देगा। अब अगर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक का 2 प्रोसेस है। एनारोबिक का एक है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है प्रोसेस में, तब उसको क्या कहते हैं? कंप्लीटली एनारोबिक रेस्पिरेशन। उससे क्या मिलता है हम लोग को? मेनली हम लोग को उससे इथानॉल मिलता है और CO2 मिलता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। और जब ग्लूकोज का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये जो होता है हम लोग का मसल सेल में होता है। जब हम बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं तब ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम लोग का मसल सेल भी अपना एनर्जी खुद ब खुद बनाने का कोशिश करता है, जिस कारण ऑक्सीजन का मतलब बहुत जरूरत होता है। पर ऑक्सीजन ज्यादा ना रहने के लिए वो अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसका क्या नाम है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उससे उससे भी 2 ATP हम लोग को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पेज में ये जो है, ये जो हम पहले बार में ही बोले उसका ही मतलब एक्सटेंशन है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या? इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये वाला जो है बहुत अच्छी तरह से, ये वाला NCERT में दिया हुआ है, हमने इसको NCERT से उठाया है। ग्लूकोज यहाँ पर पाइरुवेट हुआ, उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, ये होता है। अब ये जो हम बोले एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसका जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, आप याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, बोर्ड लेवल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर हर बार आता है। अब आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उल्टी तरफ एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। ये तो समझ में ही आ रहा है। अब ये होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग का जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस पे ही ज्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता बल्कि वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब इसका एंड प्रोडक्ट है CO2 एंड H2। इसका एंड प्रोडक्ट अल्कोहलिक अगर फर्मेंटेशन में हुआ तो अल्कोहल होगा और CO2 होगा, और अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हुआ तब लैक्टिक एसिड होगा मेनली। अब
इस पे जो है इस पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जैसे हम बोले हैं कि इसका नेट यील्ड है 38 एटीपी और जिस तरफ इसका यील्ड है बस 2 एटीपी। ये होता है हम लोग का मतलब नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है, और ये कहाँ पर होता है, ज्यादातर ईस्ट में होता है। ओके, ग्लूकोज पायरुवेट एसिड और इथेनॉल ये सब चेंज होता है ईस्ट में, और हम लोग का मसल सेल में हम जैसे बोले लैक्टिक एसिड। अब जो लैक्टिक एसिड अगर मसल सेल में हुआ, मतलब अगर स्टोर हो गया लैक्टिक एसिड, तो उसको कहते हैं क्रैम्प। वो जैसे हम विगरस रन करते हैं या फिर हम लोग को कभी कभी मतलब पैर दुख जाता है, तब ये क्रैम्प्स नजर में आते हैं। ओके, ये ड्यूरिंग रनिंग एनर्जी डिमांड हम लोग का बहुत ज्यादा होता है ऑक्सीजन का कमी रहने के लिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होके एनर्जी की मतलब एनर्जी बढ़ाने के लिए ये वाला होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम जानते हैं कि ज्यादातर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता है। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग को कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हम देख ही सकते हैं, चारों तरफ ऑक्सीजन इतना ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो हम एनवायरनमेंट में बाहर निकाल देते हैं। ओके, ना आता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट मेथड में। जैसे फिश होता है, उसका गिल है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द फिशेज। फिश ऑक्सीजन टेक करता है, मतलब जो है पानी से, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा होता है बहुत कम होता है। इसी कारण क्या होता है, वो जब ऑक्सीजन लेता है उन लोग का ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को मतलब नॉर्मल करने के लिए। उन लोग का ब्रीदिंग रेट इसलिए टेरेस्ट्रियल से ज्यादा होता है। अब इंसेक्ट है, उन लोग का स्पिराकेल्स है या फिर ट्रैचिया है, उनके माध्यम से वो लेते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स डेवलप लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग का जैसे लंग्स है। ओके, अब आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे है हम लोग का मेनली पार्ट है नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैचिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली। ये हम लोग का पार्ट है। यहाँ पर डिटेल्स में थोड़ा दिया हुआ है, डिटेल्स हम नेक्स्ट पेज में इसको पढ़ रहे हैं। तो ये वाला डायग्राम हमने एनसीईआरटी से ही उठाया है मेनली। ये यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, ये हम लोग का नेजल पैसेज, मतलब यहाँ से जो हम लोग का एयर इन या फिर एयर आउट होता है हम लोग का बॉडी का, ये सभी यहाँ से ही होता है, मतलब नेजल पैसेज से। नेजल पैसेज से ही होता है। यहाँ से एंट्री हुआ, यहाँ पर है फेरिंग्स, यहाँ से एयर अपना जाता है। यहाँ पर लैरिंग्स है, यहाँ पर एक मस्कुलर फ्लैप का टाइप है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है, मतलब हम मुंह से खाना खाते हैं और नेजल पैसेज से ब्रीथ करते हैं। तब अगर ये जो मतलब एयर और जो मुंह का खाना दोनों एक साथ एक ही ट्रैक से जाता है, यहाँ से ये फूड पाइप के अंदर से चला जाता है। ये जो एपिग्लॉटिस के इधर से, यहाँ से फूड पाइप है हम लोग का, जो हम लोग का स्टोमक में जाता है। सो हम लोग को फूड अगर मतलब ये जो ट्रैचिया है उसके अंदर चला गया तो हम लोग का खांसी होता है। कभी कभी खाने के समय खांसी होता है ना, इसी कारण से होता है। मतलब यदि फूड हम लोग का ट्रैचिया के अंदर चला गया तब हम लोग खांसने लगते हैं। इसी कारण अगर जैसे कि फूड हम लोग का ट्रैचिया के अंदर ना जाए, इसी कारण हम लोग का एपिग्लॉटिस रहता है। एपिग्लॉटिस एक मस्कुलर फ्लैप है जो ये प्रिवेंट करता है फूड का ट्रैचिया के अंदर जाना। ओके, नाउ ये जो ट्रैचिया है हम देख सकते हैं इस पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, यहाँ पर दिया भी हुआ है। ये वाला एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको। मतलब ड्राइंग तो आपको नहीं देगा पर इसका लेवलिंग दे सकता है टेस्ट में। नाउ ट्रैचिया से क्या निकलता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई निकला। ब्रोंकाई जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ का एक मेन पार्ट होता है, उसको यदि हम ट्रैचिया बोल देते हैं, उससे थोड़ा निकला इधर और इधर, इसको कहते हैं ब्रोंकियल। ट्रैचिया से ब्रोंकाई निकला। अब ब्रोंकाई से जो निकलेगा उसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये सब ब्रोंकियोल्स है। जैसे हम इधर देख सकते हैं बहुत सारा साफ ब्रांच निकला हुआ है, इसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब ये ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या रहता है, एल्वियोली। यहाँ पर इसका बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये जो एल्वियोली है, एल्वियोली बहुत पतला होता है और इससे क्या होता है, ब्लड कैपिलरी हम लोग का इससे वेल टच में रहता है। जैसे कि
हम लोग का ब्लड का ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इधर से हो सके, इससे बहुत अच्छी तरह से इसका ब्लड का कैपिलरी जिसका सराउंडिंग में होता है। ओके, अब चलते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग का जैसे हम जानते हैं कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म का दो है, एक है इनहेल करना एयर को, एक है एक्सहेल करना। पूरा एक लंग्स का कंट्रोल में रहता है। हम लोग जो लंग्स है, लंग्स का इधर में क्या है, एक यहाँ पर मस्क्यूलर यहाँ पर डायाफ्राम अटैच रहता है। ये जो डायाफ्राम है इसका ही मेनली कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन से हम लोग का इनहेल या फिर एक्सहेल करते हैं। जब डायाफ्राम मूव्स अप होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है, तब एक्सोलेशन होता है। मतलब ये जो थोरासिक कैविटी है इसको कहते हैं थोरासिक कैविटी। ये थोरासिक कैविटी छोटा हो जाता है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करने से, जब ये ऊपर जाता है इसको छोटा हो जाता है, इसी कारण जो एयर है वो एक्सोलेशन मतलब बाहर निकल जाता है। और जब ये डायाफ्राम रिलैक्स करता है मतलब नीचे जाता है, ये जो यहाँ पर जा रहा है नीचे, इससे क्या होता है, ये जो थोरासिक कैविटी है इसका साइज बढ़ जाता है। ये वाला बढ़ जाने के कारण क्या होता है, इनोलेशन, मतलब यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, बढ़ गया, मतलब इसी कारण से जो एक्सटर्नल मतलब नेजल पैसेज से जो एयर आया वो यहाँ पर चला जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का दो डिफरेंस दिया हुआ है इनोलेशन और एक्सोलेशन के बीच। इनोलेशन क्या है, ड्यूरिंग इनोलेशन द थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड, जैसे हम बोला कि इनोलेशन के समय वो बढ़ जाता है और एक्सोलेशन के समय कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब वो डायाफ्राम ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर जो रिब्स है, रिब्स अपवर्ड जाता है, जैसे इनोलेशन में यहाँ पर रिब्स हम लोग का अपवर्ड गया था जैसे हम देख सकते हैं, और एक्सोलेशन में सिमिलरली रिब्स डाउनवर्ड जाएगा। ओके, नाउ डायाफ्राम फ्लैट इन शेप, इनोलेशन के समय वो फ्लैट रहता है और यहाँ पर डायाफ्राम डोम शेप का हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होके। नाउ यहाँ पर क्या होता है, मेनली वॉल्यूम ऑफ द लंग इंक्रीज एंड द एयर एंटर्स द लंग्स, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीज एज द एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स। ओके, तो ये था हम लोग का रेस्पिरेशन मेनली बोर्ड लेवल में। अब कोई हम लोग को रिक्वेस्ट किया है कि आप भैया ग्लाइकोलाइसिस या फिर क्रेब्स साइकिल ईटीएस जो है वो थोड़ा समझा दीजिए। अब मैं उसको ही समझाने वाला हूँ, कोई अगर चाहे तो इसे देख सकते हैं या फिर वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, पर और एक बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो मैं अभी बताने वाला हूँ मतलब ग्लाइकोलाइसिस या फिर क्रेब्स साइकिल का जो पार्ट है ये आप लोग का अभी सीबीएसई का मतलब क्लास 10 में नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप बोर्ड या फिर किसी के एग्जाम में अभी मत लिखिए, क्योंकि टीचर का चांस हाई रहेगा कि काटने के लिए, क्योंकि अभी आप लोग का सिलेबस में नहीं है। तो चलिए चलते हैं, ये है आप लोग का पहला। और एक बात मैं सच कह रहा हूँ कि ये वाला जो ग्लाइकोलाइसिस या फिर क्रेब्स साइकिल ईटीएस है ये वाला क्लास 11 का है, पर मैं क्लास 11 में इसको समझ भी नहीं पाया था ठीक तरीके से और इसको मतलब याद भी नहीं कर पाया था, इसलिए मैं क्लास 12 में किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का, मैं जब वहां पर बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये मेनली 10 स्टेप का प्रोसेस है। ओके, अब देखिए क्या क्या होता है। ये है स्टेप 1 जिसमें ग्लूकोज के हम लोग का 6 कार्बन कंपाउंड है। ये 6 कार्बन से हम लोग का 6 कार्बन में रहता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन में एक फॉस्फेट ग्रुप हम देखते हैं कि आके इस पे जुड़ गया है। ये वाला कहाँ से आता है, एटीपी से। एटीपी कन्वर्ट होके एडीपी बनता है और एडीपी से मतलब एडीपी निकल जाता है और इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है वो फॉस्फेट ग्रुप इस पे लग जाता है, तब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। इस पे जो एंजाइम काम करते हैं उसको कहते हैं हेक्सोकाइनेस। ये एंजाइम अभी याद करने का जरूरत भी नहीं है आपको, मतलब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसीजर भी याद करने का जरूरत नहीं है, और एक्स्ट्रा नॉलेज मेनली। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो ग्रुप है इस पे आइसोमरेज एंजाइम काम करता है, मतलब आइसोमराइजेशन कर देता है, उससे क्या बनता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे का आइसोमर है, मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन अलग है। ओके,
अब चलिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो बना, इससे क्या बनता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। मतलब ये जो 1 और 6 पहले 6 नंबर पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप था, अभी 1 और 6 दोनों में आ गया फॉस्फेट ग्रुप। मतलब यहाँ पर फिर से एटीपी से एडीपी कन्वर्ट हुआ है। और इससे कौन सा एंजाइम लगा है, मेनली इस पे जो एंजाइम लगता है उसको कहते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। एक चीज देखिए, यहाँ पर एंजाइम लगा हेक्सोकाइनेज और यहाँ पर लगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। दोनों प्रोसेस में ही एटीपी से एडीपी का कन्वर्शन हुआ और दोनों एंजाइम मेनली काइनेज ग्रुप का है। ओके, अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में जो कन्वर्ट होता है, वो वाला जो एंजाइम लगता है इस स्टेप में, इसको कहते हैं एल्डोलेज। ओके, ये जो एंजाइम है, ये इसको फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ट्रायोस फॉस्फेट या फिर ट्रायोस फॉस्फेट, मतलब दोनों ही ट्रायोस फॉस्फेट है मेनली। एक का नाम है ट्रायोस फॉस्फेट। ओके, ये ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब दोनों पार्ट है, एक बनेगा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। बहुत बड़ा बड़ा नाम है। ओके, अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है, इस पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे आता है, NADP से NADH बनता है। यहाँ से शुरू आपका प्रिपरेटरी स्टेज, मतलब यहाँ से जो स्टेप है ये सब प्रिपरेशन में काम आएगा। ये देखिए, पहला प्रिपरेशन हुआ, उसके बाद ये जो 2 इंटू ट्रायोस बिसफॉस्फेट बना, ये 2 इंटू क्यों बना, क्योंकि ये वाला एक बना था और ये वाला एक बना था, ये दोनों मिलाकर 2 ट्रायोस बिसफॉस्फेट लगा। इससे भी एंजाइम जो लगता है उसको क्या कहते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप्स, ये 2 ट्रायोस फॉस्फेट जो है, ये जो 2 ट्रायोस बिसफॉस्फेट, इससे 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनता है। ये वाला प्रोसेस में भी एक एडीपी से एटीपी का कन्वर्शन होता है और एंजाइम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब नेक्स्ट स्टेप में इससे ट्रायोस फॉस्फेट से 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। इससे भी एंजाइम जो लगता है, बोलूं या फिर छोड़ दूं? इससे जो एंजाइम लगता है उसको मेनली कहते हैं म्यूटेज। अब नेक्स्ट स्टेप ये जो है, ये वाला जो प्रोसेस है, इस पे जो एंजाइम लगेगा उसको कहते हैं इनोलेज। इस पे क्या लगा, म्यूटेज, इस पे लगा इनोलेज। और जो लास्ट स्टेप है, इससे पायरुविक एसिड बनता है, उसको क्या कहते हैं, पायरुवेट काइनेज। फिर इसे यहाँ पर एडीपी से एटीपी बना, इसलिए इसको काइनेज, पायरुवेट काइनेज बना। ओके, अब ये जो हम देखेंगे कि पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस से नेट गेन क्या है, पायरुवेट 1, NADH 1, ATP 2। ये वाला एक एक में क्यों लिया, क्योंकि एक ग्लाइकोलाइसिस से एक एक ही बनता है। पर हम देखें कि ये ग्लूकोज जो पूरा प्रोसेस है, ये अगर 2 बार बने, मतलब 2 बार अगर हुए तब एक ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है, इसलिए सब में 2 इंटू करके लिखा हुआ है। ओके, अब ये जो पायरुवेट बना, इससे ये पायरुवेट क्या होगा, ये प्राइवेट क्रेब साइकिल में जाएगा। ये जो आपका क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल का जो प्रोसेस है, ये पायरुवेट, इससे एसिटाइल कोएंजाइम है, इससे साइट्रिक एसिड बना, इससे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, इससे सक्सेनिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये वाला जो आपका प्रोसेस है मेनली, ये वाला कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फोल्ड है, सिस्टर्न है, उससे होता है। और ग्लाइकोलाइसिस आप लोग का कहाँ हुआ, वो हुआ साइटोप्लाज्म में। ओके, ये जो मतलब याद करने का इसका एक ट्रिक है, वो क्या है, सी आई नो some simple formula making options। ये जो आप देखेंगे, एस से है साइट्रिक एसिड, उसके बाद आई से बनता है आइसोसाइट्रेट। यहाँ पर प्रोसेस नहीं दिया हुआ, ये वाला सिंप्लिसिटी के लिए है, मेन अगर डिटेल्स में जाए इससे आइसोसाइट्रेट बनता है। इसके बाद के, इससे क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद एस, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। उसके बाद है फिर से एस, ये है सक्सिनिक एसिड दिया हुआ है। उसके बाद एफ, फ्यूमरेट। उसके बाद है एम स्टैंड फॉर मैलिक एसिड।
और उसके बाद है O, ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। ये जो क्रेब साइकिल टोटल है, इससे हम लोग का जो नेट गेन है देखिए 4 NADH, 3 CO2, 1 GTP, 1 FADH। ओके, अब हम लोग का मतलब यहाँ पर जो हम देखें कि 2 बार अगर ग्लाइकोलाइसिस हुआ तब एक ग्लूकोज मतलब का ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पर भी मतलब क्रेब साइकिल 2x होगा, इसलिए 2x करके हम यहाँ पर दिया है। ओके, अब आते हैं ETS। ETS जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसपे मेन क्या होता है, जो ये NADH यहाँ पर बना और या फिर FADH बना, इससे भी हम लोग का एनर्जी मिलेगा। ये जो एनर्जी है यहाँ, ये वाला हम लोग को ETS में कन्वर्ट होता है। ETS के माध्यम से NADH और FADH कन्वर्शन होता है। तो चलिए देखते हैं ये ETS कहाँ पर होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। इस पे जो मेन कॉम्प्लेक्स रहता है एक है ये NADH डिहाइड्रोजिनेज, फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये है यूबिक्विनॉन, ये वाला साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम ऑक्साइडेज, और ये है ATP सिंथेस एंजाइम। इसका जो मेन है मतलब हम बोल रहे देखिए, ये जो NADH, एक NADH जब यहाँ पर आता है, क्रेब साइकिल से NADH निकला, ये NADH NAD प्लस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर एक H प्लस जाएगा, H प्लस जाके यहाँ पर स्टोर हुआ H प्लस एक। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर से एक H प्लस जाएगा, यहाँ पर फिर से और एक H प्लस स्टोर हुआ, और लास्ट में इधर से भी एक H प्लस जाएगा, जाके फिर से इधर पे एक H प्लस स्टोर हुआ। तो मेनली ये जो ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इस पे 3H प्लस मतलब बना। ये जो 3H प्लस है ये इधर से आएगा, ये वाला है ATP सिंथेस का एंजाइम। ये ATP सिंथेस का एंजाइम क्या, ये जो हम H प्लस बना इधर से, ये वाला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इधर बना, तब अगर ATP सिंथेस इसके अंदर से जाएगा, तब ये वाला जो ATP सिंथेस का ये जो है, ये वाला पार्टिकल ये वाला घूमेगा, घूमने से क्या होगा, हम लोग का ATP बनेगा। फिर से अगर हम फिर से FADH2 का देखें, तो FADH2 का ये वाला नहीं होता। FADH2 का रुकिए, FADH2 का ये जो NADH डिहाइड्रोजिनेज ये वाला नहीं जाता, इसका बस इधर से जाता है एक H प्लस और इधर से जाता है एक H प्लस, मतलब 2 H प्लस गया। तो FADH से यहाँ पर 2 ATP का बनेगा, और NADH से हम लोग कितना देखे 3 ATP। तो NADH से हम लोग देखे 3 ATP बना, और FADH से 2 ATP। तो सब मिला के हम लोग अगर देखें एक ग्लूकोज को, मतलब यदि हम ब्रेक डाउन करें, हम टोटल नेट गेन हम लोग को कितना मिलेगा, 38 ATP। ओके, पर हम लोग देखें कि ग्लाइकोलाइसिस का ऊपर का जो प्रोसेस है उस पर 2 हम लोग का ATP यूज हो जा रहा है, तो हम लोग का कितना टोटल ATP मतलब बन रहा है 36। तो इससे हम क्या मिलेगा, हम लोग का जो नेट गेन है टोटल एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन में, वो है 36 ATP। तो गाइज ये वाला वीडियो आपको कैसे लगा, ये वाला थोड़ा कमेंट में बोलिएगा। ये वाला थोड़ा हायर क्लास का, ये वाला आप लोग बोले इसलिए मैं ये वाला बोला, नहीं तो ये वाला नहीं बोलता शायद। तो थैंक यू, बाय बाय, so see you again in the next video. Bye guys.